किसी दूसरे से तुलना करना बंद कीजिए क्योंकि सूरज और चांद दोनों चमकते हैं लेकिन अपने अपने समय से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परीक्षा वाटिका एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है परीक्षा वाटिका में। बीपीएससी एडीओ एडुटेरिया वॉल्यूम 3 का आज हम लोग पांचवा टेस्ट कंप्लीट करेंगे जो कि जीएस का पेपर 2 का टेस्ट होगा। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए टेस्ट जब भी अपलोड होंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आज के टेस्ट का कट ऑफ मार्क्स रहेगा 73/100। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है परीक्षा वाटिका। इस परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल देंगे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला प्रश्न है हमारा, ग्रहणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया और कहा जा रहा है कौन सा कथन सही है। मैं बार बार पहले से ही बोलता आया हूं कि पहले आप कूट की तरफ जाओ, सही पूछा जा रहा है, गलत असत्य पूछा जा रहा है या फिर सही नहीं पूछा जा रहा है। इन चीजों को पहले देखना है तब स्टेटमेंट की तरफ वापस आना है। अब पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। पहले 1 बाय 1 स्टेटमेंट को पहले पढ़ा जाए। चंद्रग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, तो ये दिन जान लीजिए चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। ये चीज तो गलत हो गया। किस दिन होता है चंद्रग्रहण? जब भी होगा तो पूर्णिमा के दिन होगा, इस वजह से ये वाला गलत। दूसरा है, सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। ये वाला बिल्कुल सही होता है क्योंकि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, जिससे चंद्रमा की छाया जो होती है पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य का प्रकाश बाधित हो जाता है। इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गया बिल्कुल। तीसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं होता क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के सापेक्ष 5 डिग्री झुकी हुई है। ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है क्योंकि हर पूर्णिमा को चंद्रग्रहण इसलिए नहीं होता क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के सापेक्ष कितना है, 5 डिग्री एंगल बना करके झुकी हुई है और इस झुकाव के कारण चंद्रमा अक्सर पृथ्वी की छाया के ऊपर या नीचे चला आता है। इस वजह से हर पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं लगता है। विकल्प तीसरा भी यहाँ पर स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही था, इस वजह से राइट आंसर इसका होगा विकल्प बी, केवल 2 और 3। चलिए आगे बढ़िए। बादलों के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी सेम चीज दिया गया है, कौन सा कथन सही है। करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। स्टेटमेंट को पढ़िए आसान से। पक्षाब मेघ आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर बनते हैं और ये पूरी तरह से हिमकणों से बने होते हैं। ये जो होता है ना, इनकी अधिक जो ऊंचाई होती है, लगभग लगभग इनकी ऊंचाई जो होती है 8,000 से 12,000 मीटर ऊंचाई पर बनता है और अत्यधिक ऊंचाई और कम तापमान के कारण पूरी तरह से हिमकण से बनते हैं ये, और रेशम की तरह सफेद दिखते हैं। अगर इनका कलर पूछा जाए तो रेशम की तरह सफेद दिखेंगे। कैसा दिखेगा? ये व्हाइट दिखेगा। इस वजह से ये वाला पहला सही हो गया स्टेटमेंट। दूसरा है, कपासी वर्षा मेघ मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के लिए उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सही है। ये भारी घने और ऊर्ध्वाधर विस्तार वाले होते हैं। मूसलाधार वर्षा, गर्जन होगा, बिजली चमकेगा, ओलावृष्टि, ये सब मुख्य रूप से इसके उत्तरदायी होते हैं। दूसरा भी यहाँ पर सही हो गया इस वजह से। तीसरा है, वर्षा स्तरीय मेघ सूर्य की किरणों के लिए पराभासी होते हैं और इंद्रधनुष बनाते हैं। ये वर्षा स्तरीय मेघ ना बहुत घने गहरे रंग के अपारदर्शी होते हैं, ठीक ना, पारभासी नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं, ठीक है। और ये इतने मोटे होते हैं कि सूर्य की किरणों को पूरी तरह से रोक देते हैं और इंद्रधनुष जब भी बनेगा तो कपासी मेघ के साथ वर्षा के बाद ही बनता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा तीसरा स्टेटमेंट। तो यहाँ पर सही पूछा जा रहा था कौन सही है, तो पहला और दूसरा सही था। भैया हमारा सही जवाब हो जाएगा केवल 1 और 2, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है और तीनों स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा जा रहा है सत्य कथन कौन सा है। अब देखते हैं स्टेटमेंट। पहला है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है क्योंकि सौर पवनें इसे दूर धकेलती है। बिल्कुल सही दिया गया है। विकिरण दबाव होता है जो कि धूमकेतु के गैस और धूलकण के कारण सूर्य से दूर धकेला जाता है इसको। विकल्प स्टेटमेंट पहला जो दिया गया बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, धूमकेतु केवल सौर मंडल के आंतरिक भाग में ही निर्मित होता है। ये जान लीजिए आंतरिक भाग में निर्मित नहीं होता है। इनका जो निर्माण होता है सौर मंडल के सुदूर ठंडे क्षेत्र में, जो काइपर बेल्ट होता है ना, कहां पर होता है? काइपर बेल्ट, काइपर बेल्ट, यहीं पर इसका निर्माण होता है। जब ये सूर्य के करीब आते हैं तब ये गर्म होकर चमकने लगते हैं। इस वजह से ये वाला गलत हो गया। तीसरा है, काइपर बेल्ट अल्पकालिक धूमकेतु का मुख्य स्रोत है। ये नेपच्यून की कक्षा के बाहर होता है और अल्पकालिक धूमकेतु जिसका आवर्तकाल लगभग कितना होता है? 200 ईयर से भी कम होता है, तो ये इसका मुख्य सोर्स हो जाता है। जबकि ऊर्ट क्लाउड पूछा जाएगा तो दीर्घकालिक धूमकेतु होगा। तो काइपर बेल्ट होगा अल्पकालिक। अगर ऊर्ट पूछा जाए, क्या चीज?
उर्ट क्लाउड, उर्ट क्लाउड के बारे में आएगा तो ये क्या होगा भैया, ये हो जाएगा दीर्घकालिक। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही था, केवल 1 और 3 हो जाएगा, विकल्प सी करेक्ट आंसर। चलिए चौथा बताइए, यहाँ पर जलसंधि के बारे में पूछा जा रहा है। अभी देखो हॉर्मुज जलसंधि वगैरह अभी चर्चा में है, तो हो सकता है उधर से क्वेश्चन बने। यहाँ पर युग्म दिया गया है, इस पर विचार करना है। विचार क्या करना है, कौन सा जोड़ती है कौन सा अलग करती है, आसानी से इसका जवाब दे देंगे और सही सुमेलित जो होगा उसको बता देना है यहाँ पर। चलिए पहला है मलक्का जलसंधि क्या करेगी, जिब्राल्टर सॉरी, पहला जिब्राल्टर जलसंधि है ना, जिब्राल्टर वाला, तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, जिब्राल्टर जलसंधि के बारे में बताइए। तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को ये करेगी। मक्कासर जल संधि जावा सागर को सेलेब सागर से जोड़ेगी। टोरेस जल संधि क्या होगा, तो आराफुरा सागर और कोरल, सारा का सारा जो यहाँ पर है ना बिल्कुल सही दिया गया है। तो सुमेलित कौन सा था, तो विकल्प डी हो जाएगा 1, 2 और 3। यहाँ पर 2-3 चीजें देख लीजिए। पहला तो जल संधि का नाम दिया गया है, किसको जोड़ता है और किसको अलग करता है। पहला यहाँ पर नाम है मलक्का जल संधि, जो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को यहाँ पर जोड़ने का काम करेगा, और मलय प्रायद्वीप जो एशिया का पार्ट है और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का पार्ट, इसको अलग करेगा। दूसरा है हमारा पाक जल संधि, जो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से अलग करेगा और भारत और श्रीलंका को यहाँ पर अलग करेगा। मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ेगा, इसको अलग करेगा। बेरिंग जल संधि की बात आई यहाँ पर, आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर को जोड़ेगा और एशिया, रूस और उत्तरी अमेरिका को अलग करेगा। ये आगे देखिए चौथा हमारा है बाबल मंदेव, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ेगा और एशिया और अफ्रीका जिबूती को ये अलग करेगा। पांचवा हमारा है हॉर्मुज जल संधि, जो फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को यहाँ पर जोड़ने का काम करेगा और ओमान यूएई ईरान को अलग करेगा। ये हॉर्मुज जल संधि के बारे में स्टार लगा लेना आप लोग, अभी मामला गर्म चल रहा है उधर का। छठा देख लीजिए डेविड जल संधि, बाफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ेगा और ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करेगा। नेक्स्ट ड्रेक पैसेज है सातवां, ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ेगा, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका को अलग करेगा यहाँ पर। अगला है हमारा बेरिंग जल संधि, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित एकमात्र जल संधि है और एशिया और उत्तरी अमेरिका जैसे 2 विशाल महाद्वीप को ये अलग करता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है 8वें जल संधि के बारे में। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया, आगे देखते हैं। यहाँ पर पहले यहाँ पर देख लेते हैं, अब तो उधर आगे बढ़ेंगे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, फिर आगे पीछे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मणिपुर राज्य की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से लगती है, सही है। ये केवल म्यांमार से लगती है, इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। मणिपुर बांग्लादेश के बीच जो मिजोरम और असम राज्य आते हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम यानी 3 तरफ से किससे घिरा है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये चीजें ध्यान रखना। और इसके पूर्व में जो है कौन कौन सा है, 3 तरफ से ये हो गया, और इसके ईस्ट में पूछा जाए तो कौन कौन सा राज्य हो जाएगा पूर्व में, एक तो हो जाएगा भैया असम हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा मिजोरम। त्रिपुरा के पूर्व में असम, मिजोरम और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये वाला सही है, बिल्कुल 3 तरफ से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार तीनों देशों से साझा होती है। ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सीमा पश्चिम में भूटान से लगती है, उत्तर और नॉर्थ ईस्ट में चीन से, जो मैकमोहन रेखा है चीन भारत का बॉर्डर, और पूर्व में म्यांमार से साझा होती है। इस वजह से तीसरा यहाँ पर सही हो गया। अब ये कहा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो पहला तो गलत ही था, दूसरा और तीसरा सही था, विकल्प बी हो गया, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। 3 स्टेटमेंट फिर से दिए गए हैं, अब बताइए यहाँ पर क्या कौन सा सही होगा। पहला है वृहद ज्वार केवल पूर्णिमा के दिन आता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है। ये गलत दिया गया है, केवल पूर्णिमा को नहीं बल्कि अमावस्या को भी आता है। इन दोनों स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है, जिससे संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लहरें ऊंची उठ जाती है। कैसी होती है, ऊंची उठती है। तो बस यहाँ पर क्या है, पूर्णिमा प्लस अमावस्या दोनों स्थिति में आ सकता है ये, ठीक है। और स्थिति क्या होगा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होंगे, ठीक। बस यहाँ पर पूर्णिमा दे दिया था, केवल पूर्णिमा, इस वजह से ये वाला गलत हो गया। अगला देखिए दूसरा है लघु ज्वार के समय सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट सही है, गलत है, ये तो खिसक जा रहा है बार बार, इसको सेटल करने दे। चल भैया हो गया सेटल। लघु ज्वार के समय सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं।
तो ये वाला जो होता है ना 90 डिग्री की स्थिति होती है, और इस स्थिति में दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिससे ज्वार की सामान्य ऊंचाई जो होती है कम रहती है, और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को बनता है, या तो 7वें दिन बनेगा या तो 8वें दिन बनेगा। इस वजह से दूसरा सही है। तीसरा है, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की तुलना में 2 गुने से भी अधिक होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी दिया गया, बिल्कुल सही दिया गया, क्योंकि सूर्य चंद्रमा से बहुत विशाल है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट है। तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए चंद्रमा का ज्वार क्या होगा, उत्पादक बल जो होगा सूर्य की तुलना में लगभग 2.17 गुना, 2 गुने से भी अधिक हो रहा है। यहाँ पर 2.17 यानी 2 गुने से अधिक हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, तो ये भी सही हो गया। यहाँ पर दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, तो राइट आंसर विकल्प बी, केवल 2 और 3 करेक्ट है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एम प्रकार की जलवायु भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। ये चीजें मैंने पहले बताया था कि सारा चीज जलवायु वर्गीकरण वगैरह देख लेना, ठीक है। तो ये जो होगा मालाबार तट, जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग है, ये वाला हो जाएगा विकल्प बी, करेक्ट आंसर हो गया। एम का अर्थ होता है मानसूनी, ठीक है। ए का अर्थ होता है उष्ण कटिबंधीय। यहाँ पर ए जो दिया गया ना, ए का मतलब होता है यहाँ पर उष्ण कटि एक्सट्रीमली सॉरी कटिबंधीय, और एम का क्या होता है, एम का मतलब होता है मानसूनी, मानसूनी, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ पर 3 युग्म दिए गए हैं और कहा जा रहा है कौन सा सुमेलित युग्म है, ठीक है। 8वां प्रश्न देखना है आपको, इसको मिलाना है आपको। तो जो जाग्रोस पर्वत है ईरान की सबसे ऊंची पर्वत, सबसे बड़ी पर्वत है, उत्तर पश्चिम में दक्षिण से पूर्व की ओर फैली हुई है। किधर से किधर तक फैली है, ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक फैली हुई है ईरान में, और ईरान को इराक के मैदानी इलाकों से अलग करती है, ठीक है। ईरान को अलग करेगी इराक के मैदानी इलाकों से, कौन सा, जाग्रोस पर्वत। अब है पोंटिक पर्वत, जो तुर्की में पड़ता है, ये तुर्की के नॉर्थ भाग में है। कौन से पार्ट में है, ये नॉर्दर्न पार्ट में है, और ये श्रेणी जो है काला सागर के तट के समांतर चलती है। इसे उत्तरी अनातोलिया पर्वत भी कहते हैं इसको ना, नॉर्थ एनाटोलिया पर्वत भी कहते हैं। अगला है हिजाज पर्वत, ये ना सऊदी अरब के पश्चिमी भाग में है। कहां पर है ये, पश्चिमी भाग में, कहां पर, सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया के पश्चिमी भाग में पड़ता है ये, और धार्मिक ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मक्का मदीना इसी क्षेत्र में पड़ता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीनों का तीनों यहाँ पर मिलान किया हुआ ही है, 1, 2 और 3 सही, सभी सही सुमेलित है यहाँ पर। अगला है हरमट्टन पवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सही दिया गया ये बोला जा रहा है। 9 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, यह सहारा मरुस्थल के उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली एक ठंडी और नम पवन है। हरमट्टन एक गर्म, शुष्क और धूल भरी पवन है। तो यहाँ पर ठंडी की बात आएगी नहीं, ये कैसी पवन है भैया, गर्म है, ठीक है। नम नहीं होगी, ये नम पवन नहीं है, ये धूल भरी पवन है, ठीक है। शुष्क कहो या नम कहो, बात बराबर होगा, लेकिन यह शुष्क पवन है। नमी की बात अलग हो जाता है, शुष्क थोड़ा सा उससे भी अधिक स्थिति होती है। तो ये वाला गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इसे गिनी तट पर डॉक्टर पवन कहा जाता है, क्योंकि यह उमस भरी गर्मी से राहत दिलाती है। तो सहारा की धूल भी कहा जाता है, सहारा धूल भरी पवन भी इसको कहा जाता है। तो ये वाला यहाँ पर क्या है, दूसरा सही है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, केवल दूसरा कथन यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। अगला है लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन कौन सा है। अब यहाँ पर बताइए लक्षद्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहला पढ़ते हैं स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दिया गया है। यह द्वीप समूह पूरी तरह से प्रवाल मूल का है। तो प्रवाल मूल का द्वीप समूह तो है ही, एटोल कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है, एटोल कहा जाता है, ठीक है। इस वजह से ये वाला सही है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव से अलग करता है, मैंने व्हाट्सएप सेशन में लिखवाया है। ये लक्षद्वीप को मालदीव से नहीं अलग करता है, बल्कि लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप जैसे कि अमीन द्वीपी, लक्का द्वीपी, भीतर कवरती द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, ये सबको अलग कर देता है। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग नहीं करता है ये, ठीक ना। विशेषकर मालदीव से अलग करने वाला चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है, ये ध्यान रखना। ये वाला गलत हो गया। तीसरा है पिट्टी द्वीप, जहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, वहां कोई मानवीय निवास नहीं है। पिट्टी द्वीप ना एक निर्जन द्वीप है, जहां कोई मानवीय बस्ती नहीं बसती है। यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है।
अब आएगा बात एक ना 10 डिग्री चैनल के बारे में पूछा जाता है हमेशा। 10 डिग्री चैनल ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। ठीक है, तो ये वाला 10 डिग्री चैनल आप लोग जितना भी है ना, सारे जितने भी चैनल है सबको एक बार देख लेना आप लोग। तो यह एक वाला सही हो जाएगा, तीसरा वाला यहाँ पर। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही था, तो राइट आंसर हो जाना चाहिए इसका विकल्प सी, केवल 1 और 3। अब चलिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। अब यहाँ देखिए सूची में क्या दिया गया है। पहले सूची में यंत्र है, दूसरे सूची में उसके उपयोग दिए गए हैं। अब इसको मिलान करना है, कौन सा यंत्र किसके लिए उपयोगी होगा। पहला है डायलेटोमीटर। डायलेटोमीटर का यूज जो होता है, ये होता है पदार्थ की विनिमय परिवर्तन मापन यंत्र में। यानी दूसरा, मैं बार बार बोलता हूँ, इधर लिखा कीजिए, ऐसे क्रॉस मैप करने पर ना क्या होता है, कभी कभी गलतियां हो सकती है, इसलिए साइड में लिख लिया कीजिए कौन सा सही होगा, किसका मिलान। अगला है डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर का यूज होता है किसमें, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है ये। ठीक है, तो ये हो गया चौथा। अब बचा इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर के बारे में पता है, विभवांतर मापने का यंत्र है ये, तो ये। और तीसरा हो गया यहाँ पर विद्युत आवेश या विभव के अंकन को मापता है ये। अब बचा एक इलेक्ट्रोस्कोप, एक ही बचा है यहाँ पर ऑप्शन बी, विद्युत आवेशक की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। यानी हो गया 2, 4, 3 और 1। अब देखिए कूट में 2, 4, 3 और 1 कहाँ है, ये विकल्प सी में साफ साफ दिख गया हमें, 2, 4, 3 और 1, यही सही जवाब हो गया इसका। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ गति के समीकरण v = u + at को दर्शाता है जहां सभी राशियां शून्य नहीं है और प्रतीकों के अनेक सामान्य अर्थ हैं। यहां बताइए कौन सा होगा, ये विकल्प डी वाला होगा, जहां पर टाइम जो होगा ना इस तरह का बनेगा, जहां पर v क्या होता है, वेग होता है, समय t होता है, और u क्या होता है, ये प्रारंभिक वेग होता है, और एक्सेलरेशन यानी a त्वरण का संबंध होता है। समीकरण बताता है कि वेग समय के साथ रैखिक रूप को बदलता है जब त्वरण नियत होगा। चूंकि विकल्प जो है ना दूरी समय ग्राफ को दर्शा रहा है, तो हमें दूरी और समय के बीच के संबंध को देखना होगा। इस वजह से एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा क्लास 10th वाला भी, ut + हाफ AT²। ये फॉर्मूला ध्यान होगा आप सभी को। यदि त्वरण शून्य नहीं है जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, तो 3 और 1 के बीच का संबंध द्विघात होगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। और दूरी समय ग्राफ में एक द्विघात संबंध एक वक्र को दर्शाता है, तो ये विकल्प डी जो दिया गया ना, एक वक्र दर्शा रहा है, देख रहे हो यहाँ पर एक वक्र दर्शा रहा है। इस वजह से अन्य रैखिक ग्राफ जो है ये स्थिर गति का शून्य को दर्शा रहा है, लेकिन ये जो है विकल्प डी वाला जो है एक गैर शून्य त्वरण की गति को दर्शा रहा है। इस वजह से विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। तो शून्य नहीं है पूछा जा रहा था, तो गैर शून्य, तो विकल्प डी ही दिख रहा है साफ साफ, ये वाला सही हो गया। ऊर्जा के त्वरण में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो विकल्प बी वाला यहाँ पर है, द्रव्यमान m की एक वस्तु जो वेग से गतिमान है उसकी गतिज ऊर्जा mv²/2 होती है। ये वाला बिल्कुल सही दिया गया। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, यही होता है 1/2 mv²। ठीक है, इसकी सूत्र गतिज ऊर्जा की सूत्र होती है हाफ mv²। आगे देखिए, फुटबॉल के खेल के गोलकीपर गोल की ओर आती गेंद को पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, इससे गोलकीपर को क्या स्थिति होगा। आसान सा जवाब, संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाएगी। ये वाला ही यहाँ पर सही हो गया, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का अच्छा उदाहरण है ये। नेक्स्ट है, घरों में उपयोग होने वाले बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक क्या है। 15 नंबर प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा 3422 डिग्री सेल्सियस, विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति, छवि की स्थिति और छवि के आकार के सही युग्मन नहीं है। यहाँ पर बताना है कौन सा होगा, अनंत पर होगा या फिर सेंटर पर होगा, तो अत्यधिक छोटा होगा, ये वाला ही सही हो गया। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे को किस दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है, तो ये निर्देशन जो होता है ये धारा की ओर होता है, विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये वाम हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम दोनों ध्यान रखना है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जिसको मैक्सवेल और क्रॉकुस्कू नियम भी कहा जाता है, विद्युत धारा और उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यह संबंध को बताता है। अंगूठा जो होता है, यदि आप दाहिने हाथी अंगूठा एक धीरे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ेंगे जहां आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा, और जो मुड़ी हुई अंगुलियां होगी ना आपके हाथ की, तो आपकी अंगुलियां जिस दिशा में मुड़ेगी वह उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाने का काम करेगी। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। पहले सूची में पृथक्करण विधि है, दूसरे में प्रक्रिया दिया गया और इसका कूट का यूज करके सही उत्तर चुनना है। अब देखिए कौन सा पृथक्करण विधि किस प्रक्रिया में यूज होता है। पहला देखिए यहाँ पर है वर्ण लेखन। वर्ण लेखन का होता है पौधों के अर्क से रंग द्रव्य का पृथक्करण, यहाँ पर चौथा हो गया।
अब है अपकेंद्रन, अपकेंद्रन दूध से क्रीम को पृथक करना होता है, तीसरा हो गया। उसके बाद आसवन विधि जो एसीटोन और पानी को उसके मिश्रण से पृथक करता है, ये वाला हो गया। अब एक ही बचा है पृथककारी की बचता है, तो पानी और मिट्टी के तेल के मिश्रण से पृथक करता है ये हो गया 4, 3, 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, 4, 3, 1 और 2 विकल्प सी। इनमें से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का कौन सा नियम सफलतापूर्वक समझाता है? बताइए 19 नंबर का कौन सा होगा। तो ये चीजें मैं बार बार बोलता हूँ सेशन में भी, जब हिस्ट्री का सेशन भी हो रहा था, कि चीजें ये जो 1 बाय 1 जो पॉइंट होते हैं ना, पॉइंट को ध्यान रखिए आप लोग, सिर्फ फैक्ट रखने से नहीं होगा, स्टेटमेंट को भी समझना होगा आपको, वही स्टेटमेंट आपके कूट बन के आएंगे फिर बाद में एग्जाम में। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। पहले यहाँ पर क्या है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का कौन सा नियम सफलतापूर्वक समझाता है? कौन कौन सा होगा? देखिए रेडियोधर्मिता का नियम जो होता है ये इसको समझाएगा नहीं ना, ये वाला नहीं समझाएगा। अगला बचता है गुणित अनुपात का नियम, बिल्कुल सही दिया गया। स्थिर संगठन का नियम सही है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है। अब देखिए क्या है, अस्थिर संगठन का नियम क्या होता है, इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। बताता है कि किसी यौगिक में तत्व तो हमेशा एक निश्चित भार अनुपात में मौजूद होता है। तो डाल्टन कहते हैं कि परमाणु निश्चित पूर्णांक में अनुपातों में जुड़कर यौगिक बनाएंगे। ठीक, अब बचता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है, यह बताएगा, यह नियम जो बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। डाल्टन इसमें समझाते हैं कि परमाणु अविभाज्य होता है और अभिक्रिया के दौरान केवल पुनर्व्यवस्थित होने का काम करता है। एक बचता है अब गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का नियम होता है, ये बताता है कि जब दो तत्व मिलेंगे तो एक से अधिक यौगिक बनेंगे, तो एक तत्व का भार जो होगा तो दूसरे तत्व के भार निश्चित भार से जुड़ जाएगा, तो सरल पूर्णांक अनुपात में होता है। ये होता है गुणित अनुपात का नियम। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब देखिए रेडियोधर्मिता का नियम क्यों नहीं हुआ यहाँ पर, ये इसकी व्याख्या डाल्टन के सिद्धांत द्वारा नहीं की गई थी, क्योंकि रेडियोधर्मिता की खोज बहुत बाद में हुई थी, जिसमें परमाणु के नाभिक का टूटना शामिल होता है, जिसे डाल्टन ने अविभाज्य माना था। इस वजह से ये वाला सही नहीं होगा। 2, 3 और 4 यहाँ पर करेक्ट होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो गया। केवल 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तो उसका रंग कैसा होता है? आसान सा जवाब हो जाएगा इसका, कैसा होता है? बैंगनी होता है, विकल्प बी हो जाएगा। लिटमस विलयन प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। अम्लीय माध्यम होगा तो अम्ल की स्थिति में जो क्या होगा, लिटमस का रंग बदलकर लाल होगा। क्षारीय माध्यम में क्या होगा, रंग नीला होगा। उदासीन में क्या होगा, बैंगनी हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ना ही क्षारीय ना ही अम्लीय होगा। देखिए अब यहाँ पर मैं लिख देता हूं, अम्लीय स्थिति होगा तो अम्लीय स्थिति में इसका रंग बदलेगा तो लाल होगा, ठीक ना? कैसा होगा, लाल बनेगा। घिस पिट गया भाई। चलो, और क्षारीय स्थिति में इसका रंग कैसा बनेगा? क्षारीय जब भी होगा तो इसका रंग जो बनेगा ये बनेगा ब्लू बनेगा, यानी नीला बनेगा। और उदासीन जब होगा तो उदासीन स्थिति न क्षारीय होगा ना अम्लीय, वही पूछा जा रहा है ना, यानी कि उदासीन का पूछा जा रहा है। ठीक है, उदासीन में बनेगा तो बैंगनी बनेगा, ये ध्यान रखना आपको अच्छे से। अगला प्रश्न है, वह धातु ऑक्साइड जो गर्म करने पर विघटित हो जाती है वह कौन सी धातु होगी? आसान सा जवाब HgO हो जाएगा, विकल्प सी। आगे है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना है? 0% होगा, 0%। निम्न में से एलपीजी किसका मिश्रण है? एलपीजी के बारे में पता है आप सभी को, C4H10 प्लस C3H10 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मुख्य रूप से ब्यूटेन, यानी कि C4H10 से बनता है, इसलिए विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। मोनेडा जगत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? मोनेडा के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है, मोनेडा में एकोस्किया प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं, ये वाला बिल्कुल सही दिया गया, जैसे कि बैक्टीरिया शामिल होंगे तो एक कोशिकीय होता है। अधिकांश मोनेडा परपोषी होते हैं लेकिन कुछ स्वयंपोषी भी होते हैं, बिल्कुल सही है, परपोषी होती है लेकिन कुछ, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ये क्या होता है, स्वपोषी होता है, सही है। सभी मोनेडा में कोशिका भित्ति पाई जाती है, गलत दिया गया। अधिकांश मोनेडा में कोशिका भित्ति होती है लेकिन माइकोप्लाज्मा जैसे कुछ जीव की कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव पाया जाता है, इस वजह से ये वाला गलत हो गया। तो केवल 1 और 2 हो जाएगा, विकल्प बी सही जवाब। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, समसूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। पहला यहाँ पर, तो केवल द्विगुणित कोशिकाओं तक सीमित नहीं होता है, हालांकि जंतु में मुख्य रूप से द्विगुणित कायिक कोशिकाएं जो होती है, तो कुछ अपवाद, जैसे मान लीजिए नर मधुमक्खी, इसमें जो होता है अगुणित कोशिकाओं में भी देखा जाता है। लेकिन इसके विपरीत बात कही जाए तो पौधों में समसूत्री विभाजन जो होता है अगुणित द्विगुणित दोनों प्रकार का होता है, कोशिका में सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है। तो ये वाला यहाँ पर क्या गलत हो गया। अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है,
ये वाला बिल्कुल सही दिया गया, जो न्यूनकार्य विभाजन भी कहा जाता है, क्योंकि यह गुणसूत्र की संख्या को आधा करेगा और इस प्रक्रिया के अंत में क्या होता है, 2n जनक से 4 अगुणित n संतति कोशिकाएं युग्मक बनती है। ये 2n पा जाता है, 4n से कितना होता है, 2n हो जाता है, आधा हो जाता है बिल्कुल। ये वाला सही दिया गया है। तो 25 नंबर का हो जाएगा केवल 2, विकल्प भी सही पूछा जा रहा था, दूसरा ही सही था, पहला तो गलत है। निम्नलिखित में से पादप संवहनी उत्तकों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम जटिल अस्थायी उत्तक है जो पौधे में परिवहन प्रणाली बनाते हैं। ठीक है, जाइलम जो होगा जड़ से पानी और खनिज को पौधे से अन्य भागों तक ऊपर पहुंचाता है। अब फ्लोएम का क्या काम है, पत्तियों से बने भोजन जो होते हैं कार्बनिक पोषक तत्व जैसे शर्करा को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। और जटिल अस्थायी उत्तक क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जो है ना जटिल अस्थायी उत्तक कहलाएंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और एक इकाई के रूप में काम करते हैं। अब बात आती है, एक और वर्ड है कोशिका संरचना। कोशिका संरचना जो होता है, जाइलम में मुख्य रूप से मृत कोशिकाएं होती है, जबकि फ्लोएम में मुख्य रूप से जीवित कोशिकाएं। तो कोशिका संरचना, जाइलम में मृत कोशिका, फ्लोएम में जीवित, जाइलम में मरा हुआ, फ्लोएम में जिंदा, जाइलम में मरा हुआ, फ्लोएम में जिंदा। याद हो गया, कोशिका संरचना जाइलम में मृत होगा और फ्लोएम में जीवित होगा। चलिए आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहले सूची में दिया गया है क्या, पहले सूची में यहाँ उत्तक के प्रकार दिए गए, दूसरे सूची में उनके कार्य या उदाहरण दिए गए। अब देखते हैं, मिलान करते हैं। उपकला उत्तक जो होगा क्या होगा, ये त्वचा की बाहरी परत होती है, तीसरा हो गया यहाँ पर, इसको 3 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब है संयोजी उत्तक, ये रक्त और हड्डियां होती है, दूसरा हो गया यहाँ पर। अब बचा पेशीय उत्तक, ये हो गया शरीर के मांसल भाग, पहला हो गया यहाँ पर। ये देखिए, उपकला उत्तक जो होता है शरीर के बाहरी और आंतरिक अंग की परत का निर्माण करेगा, जैसे एपिडर्मिस हो गया, किसका निर्माण करेगा, ये एपिडर्मिस का निर्माण करेगा। अब बचा संयोजी उत्तक, रक्त हड्डी उपास्थि लिगामेंट संयोजी उत्तक को सहारा देकर के बनाएगा। फिर बचता है पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक क्या करेगा, शरीर की मांसपेशी का निर्माण करेगा, जो संकुचन और विस्तार के माध्यम से गति को संभव बनाता है। ये चीजें याद हो गई आप लोग को। तो 3, 2 और 1 उल्टा हो गया सीधे, विकल्प बी, 3, 2 and 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर में लिम्फ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। तो लिम्फ जो होता है उत्तकों में वसा, प्रोटीन और अन्य पदार्थों का परिवहन करता है। इसका कार्य होता है, मुख्य कार्य छोटी आंत को अवशोषित वसा और वसा में घुलनशील विटामिन को रक्त प्रवाह तक पहुंचाएगा, और उत्तकों में अतिरिक्त तरल पदार्थ जो होते हैं प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों को वापस संचार प्रणाली में ले जाता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। मानव में यदि एक लक्षण केवल वाई गुणसूत्र से संबंधित जीन द्वारा नियंत्रित होता है, तो वह लक्षण कौन सा होगा, तो केवल पुत्रों में वंशागत होगा। ठीक है, विकल्प बी, एक्स और वाई गुणसूत्र होता है ना, तो पुरुष में कौन सा होगा, एक्स वाई होगा, स्त्री में कौन सा होगा, एक्स एक्स गुणसूत्र होगा। क्योंकि वाई गुणसूत्र जो है यहाँ पर केवल पुरुष में पाया जाता है, इसलिए इससे जुड़े किसी भी जीन द्वारा नियंत्रित लक्षण जो होगा वाई लिंक ट्रेट्स होगा, यानी सीधे पिता से केवल पुत्रों में स्थानांतरित होगा। महिलाओं में पुत्रियों के पास वाई गुणसूत्र नहीं होता है, इसलिए उसमें लक्षण वंशानुगत नहीं होंगे। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पर। तो पहले सूची में रोग दिया गया, दूसरे में संचरण का माध्यम या वाहक दिया गया, इसको मिलान करना है, कौन सा रोग किसके कारण होता है। पहला दिया गया मलेरिया, यह रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, तो ये हो गया मादा एनाफिलीज मच्छर, सही दिया गया है। कालाजार सैंड फ्लाई से होता है, ठीक है, सैंड फ्लाई जो होता है इसी के काटने से फैलता है, परजीवी रोग होता है ये कालाजार। फाइलेरिया जो होता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, इसको हाथी पांव भी कहा जाता है, क्यूलेक्स मच्छर काटता है तो हो जाता है। डेंगू क्या होता है, एडीज मच्छर, डेंगू के बीच में बहुत फैला था, अभी भी फैलता है, वायरल बीमारी संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है ये। तो यहाँ पर मिलान किया हुआ है, इसमें कुछ देखना नहीं है, 1, 2, 3 और 4 हो जाना चाहिए इसका। देखिए कहाँ दिया गया है, पहला ही है, 1, 2, 3 और 4। निम्नलिखित असर्शन और रीजन पर विचार कीजिए, यानी कथन और कारण पर विचार करना है। विचार क्या करना है यहाँ पर, कारण पढ़िए फिर कथन पढ़िए, दोनों नहीं तो ऊपर नीचे कैसे भी पढ़ लीजिए, पहले कथन ही पढ़ लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, ये कौन है, चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ था ना, इस वजह से कथन गलत। कारण, चार्ल्स मेटकाफ को 1835 के प्रेस अधिनियम के माध्यम से समाचार पत्रों पर लगे बड़े प्रतिबंध को हटाया गया। देखिए यहाँ पर पहले तो गलत हो गया, सीधा सीधा बात एक ही हो गया, या तो रीजन यहाँ पर देख लेना सही है गलत है, व्याख्या करेगा तो नहीं है यहाँ पर, तो साफ साफ यहाँ पर स्पष्ट है, ए गलत है, आर सही हो गया। यहाँ पर अगर आर भी गलत होता तो दोनों लिखा रहता, लेकिन ऐसा स्थिति बनता नहीं है अक्सर कि दोनों का दोनों गलत होगा, एक सही होगा एक गलत होगा।
या फिर दोनों सही होगा, रीजन असर्शन की व्याख्या करेगा, इस तरह का स्थिति बनता है। आगे है बहावी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है? 32 नंबर प्रश्न है, बताइए। पहला यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना और उसे शुद्ध बनाना था, वहाबी आंदोलन। वलीउल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है, मुख्य रूप से इस्लाम में कई सारी कुरीतियां आई थी, इसको दूर करना था, इसको मतलब पुनर्जीवित करने का उद्देश्य था। और अरब के एक अब्दुल वहाब थे, इनके विचार से ज्यादा प्रेरित था, इस वजह से पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही। दूसरा है इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, तो पटना से ही शुरू हुआ। रायबरेली के सैयद अहमद इसके मुख्य नेता थे और संगठित केंद्र बना था बिहार में, कई जगह अभियान चला था, ये वाला सही है। दूसरा भी, यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था। देखिए, सशस्त्र और विद्रोही था, यानी शस्त्र के साथ था, हथियारों के साथ था, इस वजह से ये वाला अहिंसक नहीं हिंसक आंदोलन था, ठीक है। और अंग्रेज और सिख के विरुद्ध जिहाद का नारा भी दिया गया था। 1831 में जो बालाकोट की लड़ाई हुई थी सैयद अहमद की मृत्यु के बाद, अंग्रेज जो आंदोलन को अंग्रेज के खिलाफ सक्रिय रहा था, ये चीजें आपको याद रखना होगा, इस वजह से यह अहिंसक नहीं हिंसक आंदोलन था। पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, केवल एक और दो राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यह है 33 नंबर क्वेश्चन, 33 मिलान करना है। वारेंद्र कुमार घोष सभी को पता है, अनुशीलन समिति दूसरा हो गया यहाँ पर। उसके बाद बचता है, ये युगांतर भी लिखते हैं, ये अनुशीलन समिति और युगांतर पत्रिका भी जो है ना इन्हीं का है, ठीक है, युगांतर। अब है बीडी सावरकर, बीडी सावरकर के बारे में याद होगा आप सभी को, अभिनव भारत पहला यहाँ पर सही हो गया। अभिनव भारत परा जो 1904 में परा था, अभिनव भारत। लाला हरदयाल के संदर्भ में जो गदर पार्टी की स्थापना करते हैं, क्रांति का बिगुल बजाते हैं और गदर अखबार भी निकालते हैं, ये गदर पार्टी और गदर समाचार पत्र, गदर अखबार भी लिख लो आप लोग, लाला हरदयाल में। तीसरा हो गया। अब एक बचा सजेंद्र सान्याल, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक ही बचा, 4 यहाँ पर कर लीजिए। एचआरए संगठन था जहां पर काकोरी ट्रेन एक्शन जो यही है इसी संबंधित है, काकोरी डकैती, काकोरी डकैती पढ़ते हो ना आप लोग। तो ये वाला हो गया 2, 1, 3 और 4। 2, 1, 3 और 4 कौन सा हो गया भाई? पहला ही दिख गया हमें, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। माउंट बेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। तो पहला है इसमें भारत के विभाजन को स्वीकार किया, बिल्कुल सही है। स्पष्ट रूप से भारत पाकिस्तान को 2 डोमिनियन राज्य के रूप में स्वीकार किया। पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए सीमा आयोग का गठन भी किया गया था। अगला है रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया ना। माउंटबेटन योजना ने रियासत को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया था, योजना के अकॉर्डिंग था रियासत के पास केवल 2 ही विकल्प था, या तो भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में चले जाओ। और यह स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त होने के बाद रियासत पूरी तरह से स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में नहीं रह सकती है, उन्हें किसी एक डोमिनियन को चुनना ही होगा, या तो भारत को चुनो या तो पाकिस्तान को चुनो। यहाँ पर जैसे हैदराबाद वगैरह यहाँ पर विलय फिर किया गया था, बड़े बड़े महानुभाव आए थे, वल्लभ भाई पटेल जैसे। तो यहाँ पर यह हो जाएगा ऑप्शन कौन सा होगा? केवल एक सही पूछा जा रहा है ना, केवल एक सही होगा, गलत होता तो केवल 2 गलत होता। अब देखिए आया मेन जगह पर, जो मैं बार बार बोलता हूं, बेबी को बेस्ट पसंद है, बीपीएससी को 1857 की क्रांति पसंद है, नहीं रहेगा क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 1857 के विद्रोह के कारणों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला है डलहौजी, पहले तो देखिए यहाँ पर सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, सही वाला को यहाँ पर आंसर बताना है। पहला स्टेटमेंट है डलहौजी की हड़प नीति ने भारतीय शासकों में भारी असंतोष पैदा कर दिया। देखिए कई सारे कारण थे यहाँ पर। डलहौजी की हड़प नीति जो थी, इसके तहत सतारा, नागपुर, झांसी जैसी रियासत का विलय कर दिया जाता है। इसके बाद अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया जाता है, साम्राज्य को मिलाया जाता है, विद्रोह का तत्कालिक कारण वही बन जाता है। इस समय क्या होता है, सेना में भी असंतुलन हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट इस वजह से क्या होगा, पहले इसको करते जाते हैं, ये वाला सही है बिल्कुल। दूसरा, सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात समान था ना, लगभग 5:1 था। अंग्रेजी सैनिक जो थे यहाँ पर कितने थे बताइए, भारतीय सैनिक और यूरोपीय तुलना में कितना था, अधिक था, ठीक है। तो भारी संख्यात्मक अंतर के कारण भारतीय सैनिक को विद्रोह के लिए प्रेरित यहाँ पर करना पड़ा था, इस वजह से ये वाला गलत दिया गया है। आगे देखिए, चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। निश्चित रूप से तात्कालिक कारण तो यही बना था, चर्बी वाले कारतूस जो एनफील्ड राइफल लगाई गई थी, जिसमें कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी होने का वाह फैला था, कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग और दोनों धर्म के सैनिक को धार्मिक भावनाएं यहाँ पर आहत होती है, जिस वजह से ये चीज को लेकर के अफवाह फैला और ये चिंगारी बिगुल बजता है 1857 की क्रांति का। इसको पढ़ लेना आप लोग को। पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट होगा, 1 और 3 विकल्प सी सही है इसका जवाब, केवल 1 और 3।
निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। पहला असर्शन दिया गया यहाँ पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है। 28 दिसंबर याद होगा आप सभी को, डेट था 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस का अधिवेशन मैं बोल दिया हूँ सारे बच्चों को, व्हाट्सएप सेशन वाले को। कांग्रेस का अधिवेशन निश्चित रूप से आप लोग को पढ़ लेना सारा का सारा, खास करके लाहौर वाला और कलकत्ता वाला। कलकत्ता में कई बार हुआ अधिवेशन, लाहौर में कई बार हुआ है, लखनऊ वाला भी याद कर लेना आप लोग, ठीक। अब देखिए रीजन दिए हुए, कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था मानते थे, ये भी सही दिया गया है। रीजन जो है असर्शन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, राइट आंसर असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है, यानी विकल्प भी करेक्ट हो गया। चलिए आगे है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो जोड़े दिए गए हैं, प्रार्थना समाज, याद होगा आप सभी को प्रार्थना समाज के बारे में। आत्माराम पांडुरंग बॉम्बे में इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि स्थापना के पीछे मुख्य प्रेरणा केशव चंद्र सेन का था, तो ये वाला सही दिया गया है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, आप सभी को याद होगा 1875 वाला, ठीक है 1875, ये 1867, तो ये वाला भी सही है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आप सभी को ध्यान होगा बंगाल के बेलूर मठ रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में समाज सेवा के उद्देश्य से, मानवता के उद्देश्य से वेदांत दर्शन का प्रचार किया था इन्होंने। ये मामला था 1897 का। तीनों का तीनों सही दिया गया है। कौन सा सुमेलित है यहाँ पर, 1, 2 और 3 सारे सही है, विकल्प डी करेक्ट हो गया। रैयतवारी और महलवारी व्यवस्था में अंतर पर विचार करें। पहला है, रैयतवारी में समझौता सीधे किसान से होता है, तो बिल्कुल सही दिया गया। रैयत का अर्थ होता है किसान, और इस व्यवस्था में सरकार ने किसी जमींदार के बीच में न रख करके सीधे किसान के साथ लगान का समझौता किया। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इसके जन्मदाता थे उस समय, इसी के समय हुआ था ये चीज, सही। महलवारी में समझौता पूरे गांव के समुदाय से होता है, ये भी सही है। महल का अर्थ होता है गांव या जागीर, ठीक, ये वाला भी सही है। रैयतवारी व्यवस्था उत्तर भारत में प्रचलित था, ये ध्यान रखना, मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित था ये। और दक्षिण भारत में कौन कौन सा जगह, एक तो मद्रास और दूसरा बॉम्बे, इन सारे जगह पर। ये वाला गलत हो गया। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, साफ साफ दिख रहा है, पहला और दूसरा, केवल 1 और 2। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के बारे में कथन सत्य चुने, ये चीजें मैंने लिखवा दिया है सारा चीज। पहला है, इसने केवल मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्याख्या की थी, तो ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा, इसने केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी थी। यहाँ पर घटाया नहीं गया था बाबा, यहाँ पर बढ़ा था। इसकी संख्या जो थी ना, पहले 16 थी, बढ़कर 60 हो गया था, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला यहाँ पर सही था, केवल 1 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करें। कथन यहाँ पर दिया गया है, होम रूल आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, तो ये वाला सही है, गलत है। तो असर्शन जो है बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 में ये होम रूल हुआ था, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देना चाहिए था, इस वजह से गलत। तिलक और एनी बेसेंट चाहते थे कि भारत को युद्ध के बदले स्वशासन मिले, ये वाला क्या है, रीजन बिल्कुल सही दिया गया। डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना चाहते थे ये दोनों, ये वाला सही है। असर्शन गलत, रीजन सही, असर्शन गलत, रीजन सही, विकल्प डी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर, बताइए कौन सा गलत है। इसमें हजारों लोगों ने एक साथ गिरफ्तारी दी थी, ये वाला स्टेटमेंट गलत दिया गया। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो होती है 17 अक्टूबर 1940 को होती है। इसके पीछे इसके मुख्य उद्देश्य यह दिखाना था कि भारतीय जनता द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन का स्वरूप सामूहिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत था। गांधी जी जानबूझकर इसको सीमित रखे थे ताकि युद्ध के दौरान जो व्यापक अराजकता होगा यह ना फैले, जिसमें सत्याग्रही एक एक करके अपनी गिरफ्तारी देते रहेंगे। 1940 अगस्त प्रस्ताव की विफलता होती है, भारतीयों को बिना सहमति युद्ध में झोंकने के विरोध में यहाँ पर ये चीज लाया जाता है। प्रमुख सत्याग्रही में इसमें गांधी जी ने विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही, जवाहरलाल नेहरू को दूसरा और ब्रह्मदत्त को तीसरा सत्याग्रही के रूप में चुना था गांधी जी ने। तो पहला सत्याग्रही, दूसरा सत्याग्रही और तीसरा सत्याग्रही, तीनों का नाम आप लोग को अगर पूछा जाए तो पहला थे कौन, विनोबा भावे पहला। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, जेएल नेहरू दूसरे, और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त, ठीक है, ब्रह्मदत्ता। ये तीनों का नाम याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और इन तीनों को किसने चुना था, एमजी महात्मा गांधी ने चुना था। चलिए आगे देखते हैं अब।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करें। 42 नंबर प्रश्न है। पहला है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिली थी। ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है। कुल 11 प्रांत में 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, अंततः 8 प्रांत में अपनी सरकार बन गई थी कांग्रेस की। तो कांग्रेस की लोकप्रियता यहाँ पर बहुत बढ़ गई थी। रीजन दिया गया है, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का समर्थन किया। नहीं बाबा, नहीं किया था समर्थन। वास्तव में चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनाने को लेकर संयुक्त प्रांत जैसे क्षेत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गहरा मतभेद हो जाता है। यहाँ पर कांग्रेस अकेले दम पर सरकार बनाने का निर्णय लेती है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच करवाहट बहुत तेज हो जाती है। तो असर्सन सही है, रीजन गलत दिया गया है। विकल्प सी होगा। असर्सन सही है लेकिन रीजन गलत है। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सही है यह पूछा जा रहा है। पहला है, कंधार अभिलेख केवल ग्रीक भाषा में उत्तीर्ण है। ये जानिए, कंधार जो अफगानिस्तान में अभिलेख प्राप्त हुआ है केवल ग्रीक में नहीं, द्विभाषी है, ग्रीक और अरामी लिपि, ग्रीक प्लस अरामी 2 लिपि का यूज हुआ है इसमें। गलत हो गया ये स्टेटमेंट। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में, बिल्कुल सही दिया गया है। ये शिलालेख जो है खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ये खरोष्टी लिपि जो होती है ना, कैसे दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, ये भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है। दूसरा सही है। कौन सा सही है? केवल 2। बौद्ध दर्शन के प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ क्या है? ये तो सभी चीजें आपको पहले से पता है। एक कारण के कारण होने वाले दूसरे कार्य की उत्पत्ति, यानी कारण कार्य सिद्धांत होता है ये विकल्प बी हो गया। गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था के संदर्भ में पुग का अर्थ क्या है? 45 नंबर प्रश्न है। विभिन्न जातियों और व्यापारियों का समूह जो विवाद सुलझाता था। ठीक है, विकल्प भी यहाँ पर सही है। इसको ना स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, गुप्तकाल, स्वर्ण युग। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करें। कथन दिया गया और कारण दिया गया, दोनों चीज यहाँ पर दे दिया गया है। पहला है, कुषाण शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को संरक्षण दिया था। ये कनिष्क न केवल एक महान विजेता था, बौद्ध धर्म का बड़ा संरक्षक भी था। ये भी सही दिया गया असर्सन। रीजन है, कनिष्क के शासन काल के दौरान चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का स्पष्ट विभाजन हुआ था। ये वाला भी सही दिया गया। राजश्रय इसको प्रदान होता है, महायान संप्रदाय को देता है। और इसी काल में बुद्ध को देवता मानकर उनकी मूर्ति की पूजा होनी शुरू होती है। गांधार मथुरा कला शैली जो है, इस माध्यम से बुद्ध की भव्य प्रतिमा भी बनाई जाती है। यहाँ पर असर्सन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्सन की सही व्याख्या भी दिया गया है, सही व्याख्या है, यानी विकल्प यही यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए आगे। दिल्ली सल्तनत में मुशरिफ ए मुमालिक का अर्थ क्या होता था? ये मैं पूछा हूं हाल फिलहाल व्हाट्सएप सेशन में। बताइए क्या होता है मुशरिफ ए मुमालिक? ये जो होता है, ये होता है राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला महालेखाकार होता है। अगला है, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करें। कथन दिया गया, कारण दिया गया। मोहम्मद शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ये वाला सही है। असर्सन बिल्कुल गलत दिया गया। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला शासक जो था, एमबीटी नहीं था, बल्कि उसका चचेरा भाई था एफएसटी, यानी फिरोज शाह तुगलक लगाया था। ठीक, पहला गलत हो गया, यानी कथन गलत है। अगला है, रीजन फिरोज शाह तुगलक शरीयत के नियमों को कड़ाई से लागू करना चाहता था और उलेमाओं का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। ये वाला सही दिया गया। बिल्कुल कट्टर सुन्नी मुसलमान था फिरोज शाह तुगलक। उसके शासन को शरीयत यानी इस्लामी कानून के अनुसार चलने का प्रयास किया था। उलेमा वर्ग जो धार्मिक गुरु था, इसका समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने कई ऐसे कदम उठाए जो इस्लामी कानून को के अनुकूल हुआ करते, जैसे कि गैर इस्लामी कर को समाप्त कर दिया जाए, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाओ। ऐसी उसने घटिया जैसे काम किया इसने फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये वाला जो है असर्सन गलत, रीजन सही है बिल्कुल। चलिए, असर्सन क्या है? गलत, रीजन सही। कौन सा होगा? विकल्प डी होगा ना। असर्सन गलत है, रीजन सही है। मध्यकालीन बिहार में दस्तार बंदगान किसे कहा जाता है? 49 उलेमा वर्ग विद्वान को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर धार्मिक विद्वान, विकल्प सी। विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया और सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई? ये जो है कौन सा शासक था? तो देवराय प्रथम, विकल्प बी। तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाता है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य था शहर के पानी को आपूर्ति पहुंचाना और कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नरों को कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया? 51 नंबर का आप सभी को अभी हाल फिलहाल में बताएं, 1909 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में पढ़ाएं। और सारा जितना भी चार्टर एक्ट था वो भी सब कुछ बता दिया मैंने फुल डिटेल्स में। आप लोग कंफ्यूज मत होना इन सारे चीजों में। संविधान सभा एक दलीय देश, एक दलीय निकाय है। सभा की कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह कथन किसका है? 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प बी, ग्रेनविल ऑस्टिल का स्टेटमेंट है ये। विकल्प बी यहाँ पर सही हो गया।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? आसान सा क्वेश्चन है, जवाब भी आसान सा होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया? यह दिया गया 97वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें 3 बदलाव हुए। पहला तो हुआ था 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के तहत सहकारी समिति बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। फिर डीपीएसपी में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 43 बी, जिसमें राज्य को सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने का निर्देश होता है। फिर भाग 9 बी इसमें जोड़ा गया, भाग 9 बी, जिसमें संविधान में एक नया भाग बना था 9 बी, जिसमें 243 243 जेड.एस से लेकर के जेड.टी तक के समिति के कामकाज के नियम बताए गए थे। ये सब जोड़ा गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो विकल्प सी यहाँ पर सबसे सही दिया गया है सहकारी समिति के संदर्भ में। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो पहला यहाँ पर है विचार की स्वतंत्रता। बिल्कुल, प्रस्तावना स्पष्ट रूप से घोषित करती है कि भारत के सभी नागरिकों का विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता सब दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं प्रियम्बल, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता होती है। 1 2 3 4 और 5 सारे के सारे सही दिए गए हैं। कूट के हिसाब से विकल्प डी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है? 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा यहाँ पर। पहले तो क्या होता है, बजट की प्रस्तुति होगी, उसके बाद क्या होगा, बजट प्रस्तुति के बाद आम चर्चा होगा, फिर अनुदानों की मांग की जाएगी, यानी कि 3 1 और 2, ठीक है। 312 विकल्प बी 312। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सत्य कथन है, ये चीजें बताना आपको। तो बताइए, धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल सही है। 110 क्लॉज 3 के तहत लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये वाला भी सही दिया गया है। तीसरा, धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है, ये भी सही दिया गया है, राष्ट्रपति इसको रोक कर रख सकता है। तो सही कौन सा होगा? तीनों सही है, 1 2 और 3 यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। एक चीज ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर बजट की प्रस्तुति होगी, आम चर्चा होगी, अनुदान की मांग होगी। ये चीजें ध्यान रखना आप सभी को एक चीज, कि बजट पारित होने के 6 चरण होते हैं। पहला तो बजट की प्रस्तुति करता है, कौन करता है? तो वित्त मंत्री करेगा, ठीक। फिर आम चर्चा होगी, आम चर्चा नीति पर सामान्य बहस होगा। फिर तीसरे स्टेज में जो विभागीय समिति होगी, इसकी बारीकी से जांच करेगी, यानी कि इसकी जांच में लग जाते हैं 3 से 4 वीक, 3 से 4 सप्ताह लगेंगे तीसरे स्टेज में। चौथे स्टेज में क्या होता है? अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में वोटिंग होता है। चौथे स्टेज में लोकसभा में वोटिंग होगा। फिर 5वें स्टेज में क्या होगा? विनियोग विधेयक पारित करना होगा, संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति लेनी होगी। और आखिरी स्टेप यानी छठे स्टेप में वित्त विधेयक पारित होगा और टैक्स संबंधी प्रस्ताव को लागू करना होगा। इसमें टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, ये 6 स्टेज होते हैं किस चीज के? बजट पारित होने के। चलिए, सब तो हो गया। अब है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, बताइए क्या है? एक सांविधिक निकाय है। आसान सा जवाब विकल्प बी। राज्य विधान परिषद को निम्नलिखित में से कौन समाप्त कर सकता है? 59 नंबर का सही जवाब होगा एक, विकल्प ए, संसद। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, इन्हें विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, बिल्कुल सही है। इन पर राज्य सरकारों का नियंत्रण होता है, सही है। सांविधिक निकाय, ये भी सही दिया गया है। तीनों यहाँ पर सही है, विकल्प डी हो जाएगा 1 2 और 3। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? इसमें शामिल नहीं होता हस्तांतरण भुगतान जैसे वृद्धावस्था पेंशन को। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य सीमा 2% से 6% के ऊपर चली जाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक सामान्यतः क्या कदम उठाएगा? 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा रेपो रेट में वृद्धि करेगा। क्या करेगा? रेपो रेट में वृद्धि करेगा। और आरबीआई के लक्षित सीमा कितना है? 2% से 6% तक, ठीक है। मांग के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। पहला, यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो आमतौर पर उसकी मांग बढ़ जाती है। देखिए, मांग के नियम में क्या होता है? कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग क्या होगी? आमतौर पर क्या होगी? ये बढ़ेगी नहीं, जबकि घटेगी। तो गलत हो गया पहला।
दूसरा है मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ये कैसे होता है, इस टाइप का होता है, नीचे की ओर। सही है बिल्कुल। ठीक है, अगला देखिए, स्थापन्न वस्तुओं के मामले में एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग घटती है। देखिए, स्थापन्न वस्तु जैसे चाय और कॉफी हो गया, ऐसे मामले में यदि एक वस्तु यानी चाय की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु कॉफी की मांग क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, चाय की कीमत यहाँ पर घटेगी तो क्या होगी, ये चीज बढ़ जाएगा। ये वाला सही, सॉरी गलत दिया गया, घटेगी नहीं, क्या होगी, बढ़ेगी। ये वाला गलत हो गया, केवल दूसरा सही था। कथन सही कौन सा है पूछा जा रहा है, तो केवल दो। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। 64 का इसको देखिए काल क्रम में सजाइए। यहाँ पर पहला क्या कौन सा है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं वन बाय वन। देखिए, तेंदुलकर समिति, इसका गठन 2005 में होता है। ठीक है, रिपोर्ट 2009 में आता है। रिपोर्ट कब आता है इसका, 2009 में, ये भी ध्यान रखना। वाई के अलग समिति की बात करें तो ये इसका गठन 1977 में योजना आयोग के संदर्भ में होता है और 1979 में इसका रिपोर्ट आता है। 1979 में इसका रिपोर्ट आता है। रंगराजन समिति के बारे में आप सभी को पता है, 2012 में गठित होता है, गठन 2012 में, रिपोर्ट 2014 में आता है। लकड़ावाला समिति गठन 1989 में होता है, रिपोर्ट आता है 1993 में। अब यहाँ क्या है, समिति का काल अनुक्रमिक क्रम होगा, तो कौन सा क्रम होगा, तो पहले स्थान पर आएगा दूसरा वाला 1977, उसके बाद 1989, 89 के बाद 2005, फिर आएगा 2012। तो यहाँ पर कौन कौन सा आएगा, 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 और 3, 24, 13, 24, 13 कौन सा है, विकल्प ए। ठीक, अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहले सूची में संगठन, दूसरे में मुख्यालय दिया गया, इसको मिलान करना है। देखिए, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक एआईआईबी जो होता है, किससे संबंधित है ये, तो ये जो होता है इसका मुख्यालय कहाँ दिया है, मुख्यालय पूछा जा रहा है ना, एक्सट्रीमली सॉरी, इसका मुख्यालय बीजिंग में होगा। 2 हो गया। अब है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है, एनडीबी का मुख्यालय है शंघाई में, चाइना। एशियाई बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय ये हो जाएगा मनीला, और एक ही बचा डी का, जकार्ता। यानी 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 और 3 विकल्प ए सही है। आपूर्ति वक्र के ऊपर की ओर झुके होने का मुख्य कारण क्या है, 66 का सही जवाब होगा बढ़ती सीमांत लागत, पहला यहाँ पर सही है। ठीक, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। पहला, इस बाजार में फर्म कीमत निर्धारित होती है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता एक आदर्श बाजार संरचना होता है, इसमें बहुत अधिक संख्या में फर्म होती है और समान समरूप वस्तु का उत्पादन करती है। इस कारण कोई भी अकेली फर्म बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है, क्योंकि यह फर्म कीमत लेने वाली होती है। कीमत का निर्धारण उद्योग में कुल मांग और आपूर्ति द्वारा होती है, तो कीमत निर्धारक नहीं होती, कीमत लेने वाली होती है। ठीक है, कीमत लेने वाली होती है, इस वजह से ये वाला नहीं होगा सही। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है, बिल्कुल सही है। बाजार में माना जाता है क्रेता विक्रेता को वस्तु की कीमत, बाजार की स्थिति का अच्छा खासा पूर्ण ज्ञान होता है, सही है। बाजार में प्रवेश और निकास की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल सही है। दोनों और तीसरा और सही है, दूसरा और तीसरा, यानी केवल 2 और 3 यहाँ पर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। ये तो आप लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो, पिछले 3 वर्ष के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ कितना, 5,000 करोड़ से अधिक का होना चाहिए, पहला यहाँ पर सही है। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, 69 का सही जवाब होगा विकल्प बी, धर्मपाल। बिहार के किस जिले में पुरापाषाण काल के साक्ष्य के रूप में पैसरा नामक स्थल स्थित है, यह है मुंगेर में, कहां पर है, विकल्प बी मुंगेर में। मुंगेर का धरहरा उपखंड है एक, धरहरा। ठीक है, एक चीज देखिए कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वीडियो कल अपलोड हुआ, जाकर के देख लेना आप लोग। और ये अभी देखिए 69 से लेकर 90 तक बिहार स्पेशल का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है, पाल काल के दौरान बिहार में कला और शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे, 71 का सही जवाब होगा विकल्प बी, नालंदा और विक्रमशिला। बिहार के भौतिक विभागों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, यह है उत्तर पश्चिमी भाग में शिवालिक श्रेणी, ये वाला ही पहला सही है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। पहले सूची में न्यूनतम आंकड़ा, दूसरे में उससे संबंधित जिला दिया गया है। न्यूनतम जनसंख्या का कौन सा होगा जिला, यह हो जाएगा शेखपुरा जिला। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला मुंगेर हो जाएगा चौथा। फिर उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया, न्यूनतम जनघनत्व कैमूर, यानी 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 और 3 विकल्प बी। आगे देखिए, बिहार की औद्योगिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। 1, 2, 3 देखिए यहाँ पर
पहला है यहाँ पर, बिहार में मुख्य रूप से कृषि आधारित विनिर्माण उद्योग है, जैसे चीनी और चावल मिल। बिल्कुल सही दिया गया, कृषि प्रधान राज्य है बिहार। भागलपुर और गया मुख्य रूप से हस्तशिल्प के केंद्र हैं। देखिए भागलपुर और गया जो है ना, अब भागलपुर तो जानिए यहाँ पर रेशम का उद्योग सबसे ज्यादा है, सूती वस्त्र का उद्योग यहाँ पर ज्यादा है, तो भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। गया का मानपुर क्षेत्र जो है सूती वस्त्र के पावर लूम के लिए फेमस है, तो हस्तशिल्प का नहीं होगा यहाँ पर, गलत है। पटना में कीटनाशक बनाने का कारखाना स्थित है, बिल्कुल सही दिया गया है। ये कृषि संबंधित इकाइयां हैं जो कि पटना के फुलवारी शरीफ दीघा के आसपास कीटनाशक रासायनिक उद्योग की उपस्थिति पाई जाती है। सही है यहाँ पर, पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट होगा, केवल 1 और 3। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से बताइए। तो विधान परिषद में 78 सीटें, ये वाला गलत दिया गया है। लोकसभा में 40, विधानसभा में 243, राज्यसभा में 16 सीटें। लेकिन विधान परिषद की सीटें की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 75 सीटें, ना कि 78। इस वजह से ये वाला गलत, तो राइट आंसर विकल्प डी। बिहार की टिकुली कला का मुख्य आधार क्या है। ये टिकुली कला जो है ना, लकड़ी के तख्त पर सोने की पत्तियों से बिंदी बनाना होता है। विकल्प बी यहाँ पर सही है। अगला है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। अररिया में हुआ था। अररिया वालों कमेंट करना आप लोग। बिहार में गंगा नदी कितने प्रमंडल से होकर के गुजरती है। 78 का सही जवाब होगा विकल्प बी, 7 जिलों से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। ऐतिहासिक स्थल है, स्थान दिया गया है, इसको मिलान कीजिए। महाबोधि मंदिर बोध गया यानी दूसरा। अशोक स्तंभ कहाँ होगा, आप सभी को पता है, वैशाली पहला। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ होगा, ये होगा सासाराम यानी कि सॉरी चौथा, सासाराम, एक्सट्रीमली सॉरी, चौथा। और बचा विश्व शांति स्तूप तीसरा, राजगीर, यानी 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4 और 3 पहला विकल्प सही है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पाई जाने वाली बाल सुंदरी मिट्टी की मुख्य विशेषता क्या है। 80 नंबर प्रश्न है, इसमें राइट आंसर होगा, इसमें चूने की प्रधानता होती है और यह गहरे भूरे रंग की होती है। देखिए असरसन रीजन का क्वेश्चन है, असरसन और रीजन दोनों दिया गया है। पहला है असरसन, 77वें गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ ने पहली बार अपने हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का प्रदर्शन किया, जो हिंद महासागर में भारत की समुद्री क्षमता को विभिन्न क्षेत्रों में पेश करता है। ये बताइए सही दिया गया है, बताइए स्टेटमेंट और रीजन क्या है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, बिल्कुल सही दिया गया है। रीजन है, यह स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत हथियार है जो लगभग 1500 किलोमीटर की रेंज के साथ हाइपरसोनिक गति मैक 5 से 10 पर चलने में सक्षम है, जिसमें दुश्मनों के हमले पर इस पर लगभग असंभव है। ये भी सही दिया गया है। देखिए दोनों सही है, रीजन असर्शन का सही व्याख्या भी दिया गया है, सही स्पष्टीकरण भी है। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो गया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। बताइए कौन सा शीर्ष पर है। यहाँ पर जो दिया गया ना, कोई भी राज्य इसमें शामिल नहीं है, इसमें राजस्थान का नाम है, ठीक है, राजस्थान का नाम है। तो ये वाला ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, इनमें से कोई नहीं है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है आप लोग को, राजस्थान, ठीक है। 25 गीगावाट से अधिक स्थापित करेगा सौर ऊर्जा, कौन सा, राजस्थान। भारत के पहले स्वदेश निर्मित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। सही जवाब होगा कांडला बंदरगाह, विकल्प ए, गुजरात। केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रावधानों के अनुसार जेंडर बजट आवंटन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। ये 11.55%। प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, क्या चीज यहाँ पर क्या है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रस्तुत मानव विजन का संबंध निम्न में से किससे है। 2-3 स्टेटमेंट दिया गया, कूट की सहायता से बताना है किससे किससे संबंध होगा इसका। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के लिए मानव केंद्रित और नैतिक ढांचा, ये वाला सही है। मानव अधिकारों के संरक्षक के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये गलत दिया गया है। ये भारत मंडपम में किया गया, विजन को विस्तार से समझाया था मोदी जी ने। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए एक नया डिजिटल मंच, गलत है। पहला यहाँ पर सही है, केवल 1 हो जाएगा सही जवाब। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति सीसीएस ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 63,000 करोड़ से अधिक मूल्य के कितने राफेल मरीन लड़ाकू विमानों को खरीद को मंजूरी दी है। 86 का सही जवाब जो हो जाएगा 26, विकल्प सी। मनरेगा के जगह लाई गई बीबीजी रामजी योजना के बजट 2026-27 में कितना रुपए का आवंटन किया गया। ये हुआ 95,692.31 करोड़ रुपए, विकल्प सी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, यह पूछा जा रहा है। दोनों स्टेटमेंट को पहले पढ़िए। 20 फरवरी 2026 को असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव से लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही दिया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित बाबू किए थे, कहां से, कछार जिला असम से, ये वाला सही है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती राज्य को पर्यटन को बढ़ावा देना। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये चीजें
इसका पर्यटन सीमित नहीं है, बल्कि आजीविका बुनियादी ढांचा है कि डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी केंद्रित है। ये वाला गलत हो गया। तो पहला यहाँ पर सही है, केवल एक हो गया विकल्प ए। आगे देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत की समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर डैश तक अद्यतन की गई, जो 1970 के दशक से 7516.60 किलोमीटर के पहले के आंकड़े से अधिक है। थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश हो जाता है, चलो कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 11,098.81 किलोमीटर, विकल्प सी। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। सूची एक में उत्सव दिया गया, दूसरे में राज्य दिया गया, इसको मिलान करना है। बोनालू उत्सव कहाँ से संबंधित है भाई? ये है तेलंगाना से संबंधित, यानी चौथा हो गया यहाँ पर। लेवेंडर उत्सव हो जाएगा कहाँ से? ये जम्मू कश्मीर का है, 3 हो गया यहाँ पर। अब है त्रिशूर पूरम, त्रिशूर से, यहाँ पर केरल का नाम आता है, ठीक। रम्मान उत्सव उत्तराखंड का हो गया, यानी दूसरा। 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2, विकल्प सी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये मिला लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सैल्के को, विकल्प ए सही है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? आप सभी को पता है, भारत अपने मित्र राष्ट्र जापान को ही पीछे छोड़ा है। जनवरी 2026 में आधार शुभंकर उदय का अनावरण किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा नीलकंठ मिश्रा द्वारा, विकल्प सी। सितंबर 2025 में द्रव्य पोर्टल का शुभारंभ गोवा में किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में वैश्विक आर्थिक रुझानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, यहाँ पर क्या दिया गया है? वैश्विक आर्थिक विकास दर 2026 में 3.3% रहने का अनुमान है, जो अप्रैल 2025 में टैरिफ संबंधी गिरावट से उबर रही है, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा, सेवाओं और वेतन संबंधी दबावों के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति 2026 में 2.2% के उच्च स्तर पर रहने का अनुमान है, ये भी सही है, दोनों सही है यहाँ पर। तो कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों। 12 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन ने भारत के डैश उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाला था, तो ये 15वें राष्ट्रपति बने थे उस समय। दिसंबर 2025 में प्रलय मिसाइलों का टेस्ट किस जगह से किया गया? राइट आंसर चांदीपुर से किया गया था, विकल्प सी चांदीपुर, जो कि ओडिशा में पड़ता है। कहां पर है ये? ओडिशा। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया? आप सभी को पता है भारत ने जीता है, और वर्ल्ड कप 2026 भी किसने जीता? भारत ने ही जीता अभी, सूर्य कुमार की कैप्टनसी में, और इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था पूर्व कैप्टन रोहित शर्मा को। ओल चिकी लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिपि कौन सा है? ओल चिकी लिपि, ये ध्यान रखना आप सब। संथाली भाषा की आधिकारिक लिपि है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ये बताओ सही है गलत दिया गया है? ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है। 16 फरवरी 2026 को इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सहयोग से ये चीज आया था। ओल चिकी लिपि 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में समारोह का उद्घाटन भी किया गया था। 16 फरवरी 2016 को इसके शताब्दी समारोह के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया गया, बिल्कुल सही दिया गया है ये भी, ठीक है। तो संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा किसमें शामिल किया गया था? भारतीय भाषा में शामिल किया गया था। किसमें? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कब शामिल किया? तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा। कब? 2003 में। दोनों सही है ना, विकल्प सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए, आज के टेस्ट का आखिरी प्रश्न, बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को भारत का कौन सा रामसर स्थल घोषित किया गया? जो बिहार का छठा ऐसा रामसर स्थल है। कल वाले करंट अफेयर्स में भी मैंने बताया ये चीज, विकल्प हो जाएगा 94वां ये रामसर स्थल बना है। तो ये चीज ध्यान रखना आप सभी को। जो करंट अफेयर्स मैंने करवाया है कल इसी यूट्यूब चैनल पर, लगभग 500 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें 1.5 घंटे का वीडियो जरूर देख लीजिए आप लोग, और उसमें एक और वीडियो लिंक किया गया प्राइज वाला स्पेशल। तो आप लोग बताइए आपके 73 नंबर आ रहे हैं कि नहीं इस वीडियो में। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें।